हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते थे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैं अब कल हमने क्या पढ़ा था, प्योरिफिकेशन के मेथड। आज हम उस चैप्टर को आगे मूव ऑन करने वाले हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्राउनिन मोशंस। हमने प्रीवियस क्लासेस में मैटर अराउंड अस पढ़ लिया, उनके प्योरिफिकेशन मेथड पढ़ लिए, उससे पहले मैटर क्या होता है ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गैस को स्पेसिफिकली, उसके लॉज, ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टडी ब्राउनिन मोशन। तो ब्राउनिन मोशन क्या होता है? इट इज अ रैंडम zigzag मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द मीडियम। मतलब कोई भी पार्टिकल है, किसी चीज में है, उसका रैंडम zigzag मोशन जो हो रहा है, दैट इज ब्राउनिन मोशन। दिस मोशन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिजन ऑफ द पार्टिकल इन द फ्लूइड। मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने कुछ भी चीज ले रखी है, एक्सक्यूज मी, हाँ, कोई भी चीज आपने ले रखी है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसको मिलाएंगे, करेंगे, तो उसका क्या होगा कि कोई उसके पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट होगा। कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कॉलिजन होता है पार्टिकल्स का। किस वजह से होता है? पार्टिकल्स का होता है। दिस मोशन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिजन। ये मोशन जो होता है वो पार्टिकल के कॉलिजन की वजह से होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ये एक बोतल है, इसमें कुछ चीज है, इसके ये पार्टिकल्स है। तो अब ये इधर जाएगा, इससे टकराएगा, ये इधर जाएगा, इससे टकराएगा, ये इधर जाएगा, इससे टकराएगा, ये इधर जाएगा, इससे टकराएगा। सिमिलरली ऐसे ही पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होता रहेगा। तो ये जो कॉलिजन होता है, टकरा टकराई होती है, इसी मोशन को, इसी पार्टिकल्स के कॉलिजन को, इसी जिगजैग मोशन को कहते हैं ब्राउनिन मूवमेंट। ब्राउनिन मूवमेंट कहते हैं, जिसको किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1827 में। इज इट क्लियर फ्रेंड्स कि ब्राउनिन मोशन क्या होता है? जिगजैग मूवमेंट। किस लिए होता है? पार्टिकल्स के कॉलिजन की वजह से होता है। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउनिन ने। कब दिया था? 1827 में। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? गैस की। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग ब्राउनिन मोशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस जैसे आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, आप बताइए, ह्यूमन बीइंग में कोई इंसान परफेक्ट होता है क्या? यू टेल मी कि आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान हो जो, आपको पता है क्या होता है कि आपको मे बी इस पर्सपेक्टिव से वो अच्छा इंसान लग रहा हो, बट कहीं ना कहीं चाहे कोई लाख मैं ये नहीं कह रही कि लोग इंसान अच्छे नहीं होते, इंसान अच्छे होते हैं, पर परफेक्ट कोई नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। सिमिलरली एक बहुत अच्छे इंसान में भी थोड़ी सी खराबी होगी, पर होगी जरूर। तो वही चीज है कि परफेक्ट तो कोई नहीं है। सिमिलरली आइडियल जो है वो क्या है? किसी एक एग्जाम, मतलब किसी गैस का एक आइडियल एग्जाम्पल क्या कोई होता है? इंसानों में आप मुझे कोई परफेक्ट और आइडियल बता दो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सिमिलरली गैसेस में भी आइडियल गैस नहीं होती है, पर आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? बिग जीरो, जीरो होता है। आइडियल गैस में इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होता है। और ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसमें भी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स है, R कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। इज इट क्लियर? तो जो भी आइडियल गैस होंगी वो आइडियल गैस का फॉर्मूला यूज करेंगी, जो कि पीवी इज इक्वल टू nRT है। अब रियल गैस, रियल में क्या होता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है। ठीक है, तो वही रियल गैस है। अब रियल गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करती है जब बहुत ज्यादा तो हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर बिल्कुल लो होता है, तब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह किन कंडीशन में बिहेव करती है? जब हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू nRT को फॉलो करती है। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। उसके अंदर रियल गैस क्या होती है? जिसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मेरा एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल वहां है। रियल गैस में उनके बीच में छोटा सा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पर होगा जरूर, दैट इज रियल। ठीक है, अब ब्राउनिन मोशन मैंने आपको बता दिया, आइडियल गैस रियल गैस क्या होती है क्या बता दिया। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है गाइस? गैस। आज मैं आपको डिटेल में गैस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड।
सो फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने चार लॉज लिखे हैं, ये गैस के सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज गाइज इनका ईयर और ये लॉग क्या कहता है वो अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गैस लॉज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कब आया था? 1662 में। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Inversely proportional का मतलब है if pressure increase then volume decrease, if volume increase then pressure decrease. मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो इसका मतलब पहली वाली चीज बढ़ जाएगी, मतलब दोनों उल्टा होगा। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला घटेगा। इस तरीके से बॉयल्स लॉ होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है 1662 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो नाउ फ्रेंड्स, सेकंड लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ 1787 में आया था। ये क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होने पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब इसके बाद में V1 अगर मैं इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो कांस्टेंट आ जाएगा KT1, तो V1 अपॉन T1। अब सिमिलरली कोई मेरे पास गैस है V2, वो इज इक्वल टू K2 T2। K तो कांस्टेंट है ना, सबके लिए ये रहेगा फिर T2, तो V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। तो मतलब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये चीज हमें अब इस चीज से क्लियर हो गई है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो सिंपल आपको चार्ल्स लॉ में आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जिससे हमें पता चलता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। ये आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में चार्ल्स लॉ 1787 में दिया था। अब गेल-लुसेक लॉ 1808 में दिया था। इसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद में ये गेल-लुसेक लॉ हो गया, इसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। 1808 में आया था। अब एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके ऊपर हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता है, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये चारों गैस के लॉज मैंने आपको बताया, जिसमें पहला लॉ बॉयल्स लॉ 1662 में। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कब आया था? 1787 में। 1662 में ये, 1787 में ये, जो क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये मैंने आपको बताया कैसे आया है। सिमिलरली अब उसके बाद गेल-लुसेक लॉ आया है, जो कि 1808 में दिया गया है, जो कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। और चौथा लॉ है एवोगैड्रो लॉ, जो कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। और उसके बाद में फिर P प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये चारों गैस के लॉज हैं जो आप प्लीज याद रखना। मैंने देखो कैसे सीक्वेंस याद कर रखा है। पहले कौन सा? देखो B पहले आता है ना, तो सबसे पहले B का लॉ 1662 में, फिर C आता है, फिर चार्ल्स लॉ 1787 में, मतलब 1662 पहले, फिर 1787, फिर G बस सबसे लास्ट में आता है। तो फिर ये 1808 में ये लॉ आया था, ठीक है, जिसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एवोगैड्रो जो लॉ है, इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये चौथा लॉ है, ठीक है। तो ये सबसे अलग भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स की, बाकी जीपीटी तीनों। और देखो जी, इसको कैसे याद कर सकते हो? जीपीटी आप याद कर लो। तो यानी कि गेल-लुसेक लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बॉयल्स लॉ आपको याद हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो V और T का रिलेशन सिर्फ यही होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लॉज थे गैस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैंने आपको गैस के
गैस की चीजें, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद में आइडल और रियल गैस क्या होती है ये बताई, आइडल गैस इक्वेशन बताई, और उसके बाद में मैंने आपको ये सारे लॉज बता दिए। तो फ्रेंड्स इन सबको याद रखिएगा, कल हम आगे बढ़ेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। केमिस्ट्री, पहले हम केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और मैं आपको रिवीजन भी क्लास में ही करा दूंगी। प्लीज डोंट वरी, कहीं इधर उधर जाइएगा मत, डेली आपके लिए क्लास में बनाती रहूंगी। फोकस रहिएगा, ध्यान दीजिएगा और प्लीज अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा गाइज। फॉर मी यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप सब लोग सब जानते हैं कि जॉब कितनी जरूरी है, जॉब सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। तो बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिएगा, दुनिया कुछ भी बोले डोंट फोकस ऑन देम, बस फोकस खुद पे रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, जय माता दी।